बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेधावी ओबीसी छात्रों के लिए शुरू हुई यूपी सरकार पुरस्कार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है। ये योजना उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध स्कूल्स में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों पर लागू होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वे ओबीसी छात्रों की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार परक या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, या इसके लिए एक बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना से अधिक छात्र लाभान्वित हों। विदेशों में टीम योगी को मिल रहा भरपूर समर्थन। माई हेल्थ सेंटर ने साइन किया 2050 करोड़ का एमओयू। अगले वर्ष 10 से 12 फरवरी के मध्य लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ से अधिक निवेश का लक्ष्य तय कर चुकी योगी सरकार की इस मुहिम को विदेशों में भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। यूपीजीआईएस 2023 के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई टीम्स को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा। रोड शो से पहले 1-to-1 बिजनेस मीटिंग का भी आयोजन किया गया। वंदे भारत में बैठने के साथ मिलेगी सोने की भी सुविधा, लगेंगे स्लीपर कोच। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में अभी तक बैठकर यात्रा होती है, क्योंकि इस ट्रेन में सिर्फ चेयर कार वाले कोच हैं, स्लीपर के नहीं। अब इसमें सोकर भी यात्रा हो सकेगी। वाराणसी दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर कोच की भी सुविधा होगी। इसके लिए 1 साल बाद काम शुरू हो जाएगा। गोरखपुर में बोले लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए सबसे शानदार आर्थिक गंतव्य। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि आज दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश सबसे शानदार आर्थिक गंतव्य है। बड़े से बड़े देश भी आर्थिक गंतव्य चुनने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दे रही हैं। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार एवं दूरदृष्टि का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान समृद्ध होगा। ये प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सिरमौर बनेगा। उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग के मॉप अप राउंड की वरीयता सूची जारी। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट 2022 काउंसलिंग मॉप अप राउंड के तहत दाखिलों के लिए वरीयता सूची जारी कर दी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in के माध्यम से मेरिट सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश नीट मॉप अप राउंड वरीयता सूची में कुल 2499 उम्मीदवार हैं। सूची में राज्य योग्यता, रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, यूपी श्रेणी, यूपी उप श्रेणी, नीट अंक और नीट रैंक शामिल हैं। अब रामलला के दर्शनार्थियों को तुरंत मिलेगी मेडिकल सुविधा। रामलला के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं के बीच अपने आराध्य का दर्शन प्राप्त हो सके, इसको लेकर लगातार काम चल रहा है। इसी क्रम में अब राम भक्तों को राम जन्मभूमि में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए रामलला के दर्शन मार्ग पर मेडिकल यूनिट की स्थापना करने की तैयारी है। बताते चले कि राम मंदिर निर्माण के बीच राम भक्तों के लिए सुविधाएं विकसित करने का काम भी तेजी से चल रहा है। दर्शन मार्ग पर जहां श्रद्धालुओं के लिए एलईडी लगाई गई, वहीं दर्शन का समय भी 1.5 घंटा बढ़ा दिया गया। अब एमबीबीएस डॉक्टर भी करेंगे मरीजों की अल्ट्रासाउंड। बीआरडी देगा 6 माह की ट्रेनिंग। प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए शासन ने एमबीबीएस डॉक्टर से भी अल्ट्रासाउंड कराने का फैसला लिया है। इसके तहत अब एमबीबीएस डॉक्टर मरीजों का अल्ट्रासाउंड करेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इन डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड करने की 6 माह की ट्रेनिंग देगा। इसके बाद जिला अस्पताल से लेकर अन्य अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर इसकी तैनाती की जाएगी। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पहले कक्षा पास करो फिर होगी शुल्क की भरपाई। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में घपले रोकने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। किसी भी पाठ्यक्रम में पहले परीक्षा पास करनी होगी, तभी उस वर्ष की शुल्क भरपाई की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को संस्तुति भेजी। अंतिम निर्णय शासन स्तर से ही किया जाना है। प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक सालाना आय होने पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई की सुविधा मिलती है। अब डीजल नहीं, सौर ऊर्जा से चलेगी नाव। चार्ज करने के लिए बनाया पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन।
नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कौशांबी के कड़ा घाट को आई घाट यानी इनोवेशन घाट के रूप में विकसित किया है। अब इस घाट में नाव डीजल से नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से चलेगी। इन नाव को चार्ज करने के लिए यहां पर पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया गया है। ये स्टेशन यूपी में बनने वाले आई घाट के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। जल्द कानपुर में भी फ्लोटिंग स्टेशन बनाया जाएगा ताकि गंगा में इको फ्रेंडली बैटरी से नाव चल सकें। सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी फरियाद, बोले जनता दरबार में क्यों आ रहे थाने के मामले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं। शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। पीसीएस जेके 303 पदों पर होगी भर्ती, आयोग ने जारी किया विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज यानी पीसीएस जेके 303 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। विस्तृत विज्ञापन शनिवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी हो गया। अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूपीपीएससी की ओर से शनिवार को पीजीएसजे भर्ती परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया। इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 है, जबकि ऑनलाइन माध्यम से बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2023 है। वाराणसी में विदेश मंत्री बोले, देश के 55 शहरों में होगा G20 सम्मेलन, बड़ा आयोजन काशी में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश के 55 शहरों में G20 शिखर सम्मेलन के तहत कार्यक्रम होंगे। इन शहरों में एक काशी में बड़ा आयोजन होगा। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को काशी पहुंचे विदेश मंत्री के मुताबिक काशी में सबसे बड़े आयोजन के तौर पर यहां मंत्रियों की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित वाराणसी में होने वाली प्रस्तावित बैठकों के स्थान और तैयारियों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्री यहां पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी में न लगाएं, आयोग ने सभी जीएम को लिखा पत्र। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव या अन्य गैर विभागीय ड्यूटी न लगाने को कहा। इस संबंध में आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सभी डीएम को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्णय का अक्षरशः पालन किया जाए। पत्र में बच्चों के पोषण के लिए संचालित कार्यक्रमों का हवाला दिया गया है। रेल मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों से की बात, बोले जल्द ही ट्रैक पर दौड़ेगी काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। रेल मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर रेल मंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद वे बरेका स्थित सिनेमा हॉल पहुंचे, जहां काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने तमिलनाडु से आए मेहमानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान रेल मंत्री ने काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को यादगार बनाया जाएगा। कहा कि तमिलनाडु से आए मेहमानों ने अपना अनुभव साझा किया। वे कह रहे थे कि काशी में हमें अपने परिवार जैसा सत्कार मिला। यूपी सरकार ने दिए निर्देश, रुकेगी गौशालाओं में दूध की बंदरबांट। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकायों से संचालित गौशालाओं में गायों के दूध को पंजीकृत संस्थाओं को बेचने के निर्देश दिए। साथ ही इसका पूरा हिसाब भी रखने को कहा। दूध की बिक्री से मिलने वाले पैसे से गौशाला का संचालन करने को कहा गया। ये कवायद दूध की होने वाली बंदरबाट को रोकने के लिए की गई। प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव की रणनीति, कल बीजेपी की बैठक। मैनपुरी खतौली की हार के असर पर भी मंथन। यूपी में उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को नगर निकाय चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई। दरअसल मैनपुरी और खतौली सीट पर बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी की कोशिश है कि इस हार का असर नगर निकाय के चुनावों पर न पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज नगर निकाय के चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन करेगी। साथ ही जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को फाइनल संदेश भी दिया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ प्रदेश के पदाधिकारी, निकाय चुनाव के प्रभारी और सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। इस देश ने भारतीय चाय और चावल को किया था बैन। अब भारत सरकार ने मांगा जवाब।
कुछ दिनों पहले ही ईरान ने अचानक से भारतीय चाय और चावल का आयात बंद कर दिया था। अब भारत सरकार ने ईरान की राजधानी तेहरान में राजदूत से पूछा है कि वो इस बात से हमें अवगत कराएं कि ईरानी खरीदारों ने भारत से चावल और चाय का आयात क्यों बंद कर दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के अनुसार ये जानकारी एक उच्च सरकारी अधिकारी ने दी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इनकम टैक्स जमा करने वाले इन किसानों को हो सकती है दिक्कत, देना पड़ सकता है पैसा। सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए कदम उठा रही है। सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई पहल भी की गई। वहीं किसानों की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सालाना आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि अब कुछ किसानों के लिए दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि पात्र किसानों को चुनने में एक नियम ये भी है कि किसान की ओर से अगर इनकम टैक्स पर चुकाया जाता है तो वो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लेने के योग्य नहीं होंगे। एक और सरकारी कंपनी का होगा निजीकरण, जनवरी में शुरू होगी प्रक्रिया। केंद्र सरकार जल्द ही एक सरकारी कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। इसको लेकर प्लानिंग बनाई गई है। अगले साल की शुरुआत में सरकार इसके लिए बोलियां मंगवाई जाएगी। सरकारी बैंकों और कई कंपनीज में हिस्सेदारी बेचने के बाद अब और कंपनी का प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जाएगा। बिना ये काम कराए नहीं मिलेगा 13वीं किस्त का फायदा। सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य बना दिया गया है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो आप 13वीं किस्त को पाने से वंचित हो सकते हैं। पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर फ्लैश हो रही नोटिफिकेशन से इस बात की जानकारी मिली। ऐसे में अगर आप 13वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी जरूर करा लें। पीएफ में रखे हैं पैसे तो हो जाएं अलर्ट, ईपीएफओ ने जारी की ये चेतावनी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि के बीच सोशल मीडिया पर अपने सदस्यों के लिए नया अलर्ट जारी किया। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को आगाह किया कि वे अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए फोन या सोशल मीडिया पर किसी को भी कोई जानकारी न दें। सरकार ने जनता को चेतावनी दी है कि जब घोटालेबाज ईपीएफओ से आधार, पैन, यूएन, बैंक खातों या ओटीपी जैसी सेवाओं के बदले में व्यक्तिगत जानकारी की मांग करते हैं तो वे घोटालों के झांसे में न आएं। यस बैंक ने अपने एफडी रेट्स में किया बदलाव। स्पेशल स्कीम के तहत उठाएं 8% इंटरेस्ट का लाभ। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक यस बैंक ने अपने 2 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया। अगर आप इस बैंक में एफडी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें कल से लागू हैं। बैंक के 7 दिन से 10 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.25% से लेकर 6.75% तक के ब्याज का लाभ मिल रहा है। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 227 रन से हराया। सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बची टीम इंडिया। भारत ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 227 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वो सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बच गया। बांग्लादेश ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 409 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम 34 ओवर में 182 रनों पर सिमट गई। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत जितना गरीबों को देता है आवाज उतने में बस जाता है ऑस्ट्रेलिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितना भारत अपने यहाँ लोगों को आवाज देता है उतने में एक ऑस्ट्रेलिया बस जाता है। भारत लोकतंत्र की जननी भी है। कहा कि जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। पश्चिमी यूपी में सर्द हवा के कारण ठंड के साथ बढ़ेगी कनकनी। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर दिखने लगा है। बीते काफी दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। बर्फबारी से यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कई जगहों पर शीतलहर का असर दिखने लगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी यूपी में अगले 2 दिनों में सर्द हवाएं ठंड के साथ कनकनी बढ़ा सकती हैं, जबकि पूर्वांचल में बीते 2 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।